हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आप लोग भी इस बार 5 मार्च को क्लास 12 हिस्ट्री इतिहास का पेपर देने वाले हैं। तो हम आप लोगों के लिए एक वायरल पेपर लेकर आया हूं क्लास 12 हिस्ट्री का 5 मार्च 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। इस बार आप लोगों का जो पेपर होने वाला है 5 मार्च को यूपी बोर्ड का पेपर होगा स्टूडेंट, इतिहास का। और इस वीडियो में मैं इतिहास का ये जो पेपर है, इस पेपर का मैं पूरा सोल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूँ। कॉपी में मैं लिख कर लेकर आया हूँ स्टूडेंट, और इसका भी पूरा सोल्यूशन आपको बताऊंगा। हर एक प्रश्नों का मैं उत्तर देने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इतिहास के लिए। आप लोग इस बार पेपर देने वाले हैं और आपका इस बार का टारगेट है 95% स्कोर करना इतिहास में। तो कोई बड़ी बात नहीं स्टूडेंट, सभी पॉसिबल है, बस आप मेहनत कीजिए। और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आता हूँ उसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए। पेपर में 5 मार्च को पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपका अनुक्रमांक रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपका नाम रहेगा। पेपर कोड आप देख सकते हैं 450 यूबी पेपर कोड है इतिहास का, यानी हिस्ट्री का। पूर्णांक आप लोगों का जो इतिहास का होता है वो 100 नंबर का पूर्णांक होता है यूपी बोर्ड के लिए। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए, और इस पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिया जाएगा। निर्देश को पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हर एक प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को कॉपी में लिखना रहेगा। देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य है इस पेपर में। तीसरा प्रश्न पॉइंट है कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। खंड का में यहाँ पर देखिए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है। खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तथा खंड अड़ा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्र से संबंधित प्रश्न है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा पेपर को चलिए बताता हूँ। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पेपर में प्रश्न सहित उत्तर लिखना रहेगा स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर चौथा नंबर, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित है। तो देखिए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके दिए जाएंगे जो कि खंड का के अंतर्गत आता है। तो इसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका प्रश्न दिया हुआ है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति की किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो भैया वो आपका हो जाएगा कौन सा, चनहूदड़ो हो जाएगा या धोलावीरा हो जाएगा। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यानी पहले नंबर का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक नंबर का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है लगभग 78 ईस्वी का संबंध है। तो भैया लगभग 78 ईस्वी में भैया जो कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था, यानी बी वाला आपका दूसरे नंबर का बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 78 ईस्वी में जो है कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था। पूरा पेपर में सॉल्व करके बताऊंगा, और ऐसे ही आप लोगों का पूरा पेपर आपकी 5 मार्च के पेपर में आएगा। पूरा पेपर का पैटर्न ऐसे ही होने वाला है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मनुस्मृति का काल है। तो मनुस्मृति का जो काल है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक मनुस्मृति का काल है। चौथा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो ये कोलिया वंश हो जाएगा। कौन, कोलिय वंश हो जाएगा, जो कि गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो किस सूफी संत का शिष्य था। तो भैया जो अमीर खुसरो है ये शेख निजामुद्दीन औलिया का संत था। और यहाँ पर देखिए मैंने कॉपी में भी इसी तरीके से लिखा हूँ, आप लोगों को भी कॉपी में कुछ इसी तरीके से लिखना रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो 5वें नंबर का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। 6 नंबर क्वेश्चन है, 5वीं रिपोर्ट कब ब्रिटिश संसद में पेश की गई। तो ये आपको बताना है। तो इनमें से 1813 ईस्वी में हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन, अवध की रियासत को किसने एक गिलास फल या ए चेरी कहा था। तो भैया वो लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी बी नंबर। 7 नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा कब शुरू हुई। तो प्रिंस ऑफ वेल्थ की जो भारत यात्रा शुरू हुई थी ये 17 नवंबर 1921 को शुरू हुई थी। 8 नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे। तो भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे भैया दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। ऐसे ही आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न शुरुआत में पूछे जाएंगे, तो आपको रेडी होना पड़ेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि हर एक जो सब्जेक्ट होता है उसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न तो पूछा जाता है और शुरू में पूछा जाता है। तो आपको बहुविकल्पीय पर ही ध्यान देना है। और एग्जामिनर का भी आप लोग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहा गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन में एग्जामिनर को इतना खुश कर दीजिए कि वो लास्ट इंप्रेशन जाते जाते
गदगद हो जाए, खुश हो जाए। तो देखिए ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, तो 10 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 हो जाएगा। तो इनमें से भी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए मैं कॉपी में भी लिख कर लेकर आया हूँ, और इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ स्टूडेंट, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। और कॉपी वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें भी मैंने आपको कॉपी लिखकर बताया हूँ कि कैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना रहेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कि किन्हीं दो उदारवादी नेताओं के नाम लिखिए। हमें क्या है, किन्हीं दो उदारवादी जो नेताओं के नाम लिखना है। टोटल 5 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, और ये खंड खा के अंतर्गत पूछे जाते हैं। इसका उत्तर देखिए, गांधी जी के मान्य राजनीतिक यहाँ पे देखिए परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले तथा मोहम्मद अली जिन्ना दो प्रमुख उदारवादी नेता थे। उदारवादी नेता एक क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार के हिमायती थे। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या ये आपका राइट आंसर है, उत्तर देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन दिया है स्क्रीन पर कि किन्हीं दो स्थानीय नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह को मजबूत करने का प्रयास किया। तो इसका उत्तर देखिए शाह महल, सबसे पहला है शाह महल। शाह महल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौत परगना के गांव वालों को संगठित किया। दूसरा है गोनू, छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके को कोल से मजबूत किया। ठीक है, तो ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 नंबर यहाँ पर आपको दिया जाएगा यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हो तो। ठीक है, उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि गजपति के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, और इसका उत्तर देखिए 2 नंबर का। देखिए गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा, जो कि अब ओडिशा हो चुका है, ओडिशा एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों के स्वामी तथा रायों को नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका आंसर है, और आप लोगों को भी ऐसे ही आंसर देना पड़ेगा 5 मार्च के पेपर में। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इब्न बतूता के वृत्तांत, देखिए इब्न बतूता के वृत्तांत के 2 मुख्य दोष बताइए। 2 नंबर का ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए, इब्न बतूता ने घटनाओं की क्रमबद्धता पर ध्यान नहीं दिया, यानी जो घटनाएं थी वहाँ के जो क्रमबद्धता है इस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा है उसने अपने वृत्तांतों में तथ्यों के साथ अफवाहों का सम्मिश्रण कर दिया थे। ठीक है, सम्मिश्रण कर दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे स्टूडेंट। कॉपी में भी लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिखना चाहते तो आप हमारी बातों को सुनिए और क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि भैया क्वेश्चंस तो आएगा, और जब क्वेश्चंस आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, पेपर में कंपलसरी रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ इतिहास हो या चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, जब आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम रोल निभाता है कॉपी लिखने का तरीका। आपको कॉपी लिखने का नॉलेज है कि कैसे लिखना है। देखिए कॉपी तो सभी स्टूडेंट लिखते हैं, लेकिन कई सारे तरीके होते हैं। एक टॉपर तरीका होता है, एक मीडियम तरीका होता है, एक होता है स्टूडेंट टॉपर के माइंडसेट वाला तरीका। ठीक है, लिखने में आप अच्छे हो, आप पढ़ने में कमज़ोर हो, लिखने का आंसर आप जान जाओगे कि भैया क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बनाकर मैं लिख दूंगा तो अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। और यदि आप पढ़ने में धुरंधर और राइटिंग वही आप की चिड़िया की टांग की तरह है, तब आपके नंबर कटेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप दोनों पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, लिखने के तरीक़ों पर भी ध्यान दीजिए। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट 15 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्रों का एक विवरण प्रस्तुत करें। तो जो हड़प्पा कालीन है इसके प्रमुख केंद्रों का हमें क्या करना है, एक विवरण प्रस्तुत करना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन से टोटल 10 नंबर हमें दिया जाता है इतिहास में। इसका उत्तर देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, कोटदीजी, रंगपुर, रोपड़, लोथल, यहाँ पे देखिए आलमगीरपुर, बनावली एवं धोलावीरा आदि हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्र थे। हड़प्पा कालीन क्या थे भैया, ये प्रमुख केंद्र थे। तो ये देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर मैंने बता दिया है। अब आ चुका है स्टूडेंट लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा किसके अंतर्गत आता है, खंड गा के अंतर्गत आता है। ये खंड गा के अंतर्गत आएगा। टोटल ये 6 प्रश्न होते हैं और 6 नंबर का यानी 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है आपके इसमें।
तो 6 पंचे 30 नंबर आप लोगों का यहाँ पर पक्का हो जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए इसके भी एक एक बताए गए इतिहास के प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। और वायरल पेपर है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं इसी तरीके से आपके हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराऊंगा और भी वीडियो में इंपॉर्टेंट लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। मैं लिटरली बता रहा हूँ स्टूडेंट, मैं आपको बताऊँ, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 2 बजे रात का। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, 2 बजे रात को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में क्या है काफ़ी शोर शराबा रहता है। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कि ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था, इसके बारे में बताइए। तो ग्रामीण बंगाल के जो बहुत से इलाके, इसमें जोतदार जो था एक ताकतवर हस्ती क्यों था, इसके बारे में बताना है। 5 नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों की एक महत्वपूर्ण विशेषता ग्रामीण, ये देखिए ग्रामीण लिखा है, ग्रामीण बंगाल में धनी किसानों जिन्हें जोतदार के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जाना जाता था, और शक्तिशाली हो जाना था, यानी उनके यहाँ पे देखिए जाना जाता था, शक्तिशाली हो जाना था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जोतदार अत्यधिक शक्तिशाली बन गए थे। निम्नलिखित कारणों ने उनकी शक्ति के विकास में योगदान दिया। यानी जो निम्नलिखित कारण है वो कौन कौन से, या चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए सबसे पहला, इसमें जोतदारों के पास जमीन के विशाल रकबे थे। कुछ जोतदारों के पास तो हजारों एकड़ भूमि थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक एवं सामाजिक सत्ता में अत्यधिक वृद्धि हो गई। यानी आर्थिक व सामाजिक सत्ता में क्या हो गई, अत्यधिक वृद्धि हो गई। और दूसरा देखिए, इसमें स्थानीय व्यापार एवं साहूकारी के कारोबार पर भी जोतदारों का नियंत्रण स्थापित था। यानी इसमें जो कारोबार पर भी क्या था, जोतदारों का नियंत्रण स्थापित था। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र के करीब काश्तकार उनकी व्यापक शक्ति से भयभीत रहते थे। यानी उनकी व्यापक शक्ति से क्या थे, भयभीत रहते थे। और तीसरा इसमें पॉइंट है कि वह अपनी भूमि के एक विशाल भाग पर बटाईदारों, जिन्हें यहाँ पे देखिए हदियार अथवा यहाँ पे देखिए बरगदादार भी कहा जाता था, वे खेती करवाते थे। बटाईदार एक प्रकार से जोतदार के अधीन होते थे, ठीक है। तो ये इसमें 3 पॉइंट हैं स्टूडेंट, जो कि आपके 16 नंबर प्रश्नों को बयां करते हैं, इसका आंसर को बताते हैं। 50 शब्दों में हालांकि इसका आंसर दे देंगे तो इसका आंसर आप लोगों को 5 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बड़े में आपको नहीं लिख रहा, हालांकि इस पेपर में आपको नहीं बताया जाता कि कितने शब्दों में लिखना होता है। इसमें बस यही दिया होता है कि इसमें 5 भाग हैं और इस भाग के अंतर्गत इतने आपके होंगे, यानी इतने प्रश्न दिए होंगे, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का भी मैंने आंसर आपको बता दिया है। टोटल अभी 5 क्वेश्चन और बाकी है, और सारे क्वेश्चंस का भी मैं आंसर आपको बताऊंगा, वो चाहे आपका दीर्घ उत्तरीय ही प्रश्न क्यों ना हो, सभी का मैं आंसर दूंगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसका भी चलिए उत्तर मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र प्रायद्वीपीय के सर्वाधिक शुष्क क्षेत्रों में, देखिए प्रायद्वीप के सर्वाधिक शुष्क क्षेत्रों में से एक था। अतः स्वाभाविक रूप से राजधानी नगर के चुनाव में जल संपदा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक जल कुंड से पूरा किया जाता था। विजयनगर, यहाँ पर देखिए विजयनगर की अधिकांश, विजयनगर कहाँ पर है स्टूडेंट, वर्तमान में बात की जाए तो कर्नाटक में है, कर्नाटक में है स्टूडेंट विजयनगर, ठीक है। विजयनगर का जो राजा था वो कौन था, कृष्णदेव राय था। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के 2 इंसानों ने की थी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए विजयनगर की अधिकांश जल आवश्यकताओं को हिरिया नहर से पूरा किया जाता था। इसका निर्माण संभवतः संगम वंश के राजाओं ने करवाया था। तुंगभद्रा पर बनाए गए बांध से इस नहर में पानी लाया जाता था। इस पानी का प्रयोग धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को पृथक करने वाली घाटी में सिंचाई संबंधी कार्यों के लिए किया जाता था, ठीक है। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में स्टूडेंट हरिहर और बुक्का ने की थी। और ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट चैप्टर नंबर जो 7 है, एक साम्राज्य विजयनगर, उसी से लिया गया इतिहास के। आप लोग इतिहास को पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर। ये देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे, इसके बारे में बताइए। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है।
इसका उत्तर देख लेते हैं स्टूडेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे, यानी प्रमुख जो कारण थे वो क्या थे, निम्नलिखित थे। सबसे पहला इसमें देखिए, पहला कारण यह था कि जापान के आक्रमण का भय रहा था, यानी जापान का जो भैया आक्रमण था, जापान का आक्रमण का भय बढ़ रहा था। गांधी जी चाहते थे कि भारत को उस आक्रमण से बचाया जाए, तब यहाँ पर देखिए बचाया जाए, ये तभी हो सकता था जब अंग्रेज भारत छोड़ देते, यानी अंग्रेज जो है क्या है, अंग्रेज लोग भारत छोड़ देते, तो ये तभी हो सकता था। दूसरा इसमें देखिए पॉइंट, देखिए दूसरा कारण यह था कि अंग्रेजों की हर जगह हार हो रही थी। अंग्रेज भैया जो थे इनकी क्या हो रही थी, हर जगह हार हो रही थी। उनके हाथों से सिंगापुर और वर्मा और म्यांमार निकल गए। गांधी जी का ये विचार था कि यदि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को नहीं छोड़ा तो इस देश के लोगों का भी वही दुर्दशा होगी जो बर्मा और मलाया के लोगों की हुई थी। ठीक है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, आंदोलन को प्रारंभ करने का एक और कारण यह था कि हिटलर और उसके साथियों को प्रोपेगेंडा बढ़ रहा था। हिटलर और जो यानी उसके साथी थे, हिटलर भैया सबसे ज़्यादा प्रचलित था द्वितीय विश्व युद्ध में, प्रोपेगेंडा क्या बढ़ रहा था और उसका प्रभाव भारतीयों पर भी पड़ रहा था। सुभाष चंद्र बोस स्वयं बर्लिन से हिंदुस्तानी भाषा में हिंदुस्तान या देखिए ब्रॉडकास्ट कर रहे थे और ऐसा महसूस किया गया। ठीक है, वो ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। ठीक है, और कर रहा था भैया, सबसे ज़्यादा इंडियन आर्मी यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट बताए जा रहे हैं जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को लिखना रहेगा। और आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि इतिहास की पूरी कॉपी कैसे लिखें, तो इसके ऊपर भी मैंने स्टूडेंट वीडियो बनाया हुआ है, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, रुद्र दमन के प्रस्तर अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के विषय में क्या जानकारी मिलती है, इसके बारे में बताइए। इसका उत्तर देखिए, सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। हमें इसका ज्ञान लगभग यहाँ पे देखिए 2वीं शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्र दमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए उल्लेख करने के लिए क्या गया था भैया, बनवाया गया था। इस अभिलेख में कहा गया है कि जल द्वारों और तटबंधों वाली, देखिए जल द्वारों और तटबंधों वाली इस झील का इसमें और है निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्र दमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी लिया था, यानी पैसे भी लिए थे, करवाया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए कर भी नहीं लिया था, सॉरी यहाँ पर देखिए इसके लिए अपनी प्रजा से एक प्रकार से कर यानी पैसे यानी कर्जा वगैरह नहीं लिया था। ये आप याद रखिए। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या दिया हुआ है। देखिए, भक्ति आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसका उत्तर देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए, भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला देखिए इसमें, मुस्लिम शासकों के बर्बर शासक से कुंठित एवं उनके अत्याचारों से ग्रस्त हिंदू जनता ने ईश्वर की शरण में अपने को अधिक सुरक्षित महसूस कर भक्ति मार्ग का सहारा लिया। इसमें दूसरा पॉइंट है, पॉइंट के थ्रू बताया गया है और पॉइंट के थ्रू ही आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पेपर में देना होगा। हिंदू एवं मुस्लिम जनता के आपस में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क से दोनों के मध्य सद्भाव, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास हुआ। इस कारण से भी भक्ति आंदोलन के भक्ति विकास में सहयोग मिला। तीसरा पॉइंट व्यू है कि सूफी संतों की उदार एवं सहिष्णुता की भावना तथा एकेश्वरवाद में उनकी प्रबल निष्ठा ने हिंदुओं को प्रभावित किया, जिस कारण से हिंदू इस्लाम के सिद्धांतों के निकट संपर्क में आए। चौथा पॉइंट देखिए इसमें, हिंदुओं ने सूफियों की तरह एकेश्वरवाद में विश्वास करते हुए ऊंच नीच एवं जात पात का विरोध किया। शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग व यहाँ पर देखिए अद्वैतवाद अब साधारण जनता के लिए बोध गम नहीं रह गया था। ठीक है, तो ये आपकी भक्ति नंबर यानी 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है कि भक्ति आंदोलन के कारण बताइए। 4 कारण है जो कि भैया इतना इनफ है आप लोगों के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि उद्देश्य प्रस्ताव
यहाँ पर देखिए उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया, इसके बारे में बताना है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित आदर्शों पर जोर दिया गया। सबसे पहला इसमें देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। दूसरा इसमें है, नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। तीसरा इसमें पॉइंट है कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों और दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए देखिए पर्याप्त संरचनात्मक प्रावधान किए जाने का वचन दिया गया। चौथा पॉइंट इसमें, जवाहरलाल नेहरू ने इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए भारतीय प्रयोग को एक विस्तृत ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हैं स्टूडेंट जो कि उद्देश्य प्रस्ताव के आदर्शों पर जोर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। अब हमारा आ जाता है स्टूडेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, क्या पूछा गया है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल कितने 6 क्वेश्चन होते हैं विस्तृत उत्तरीय का। 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 3 या 250 शब्दों में हमें इसके एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। 300 शब्द इनफ रहेगा एक प्रश्न के लिए। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर के जीवन और उनकी शिक्षाओं की चर्चा कीजिए। अथवा करके दिया हुआ है कि स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूप के प्रकारों तथा इनके विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको 10 नंबर दिया जाएगा, दोनों में से किसी एक को करना है अथवा करके। ठीक है, तो चलिए इसको भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को स्टूडेंट। सबसे पहले मैं कॉपी ले लेता हूँ आपके लिए, ये देखिए, और शायद इसी में आंसर आपको मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन है भैया, 22 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी ये देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन इसमें आ गया और 22 नंबर क्वेश्चन थोड़ा नीचे आएगा। ये देखिए महावीर की शिक्षाओं के बारे में बात हो रही है ना स्टूडेंट। देखिए खंड आपका किसके अंतर्गत आता है, थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ, ये देखिए और हो जा, ये हो गया। ठीक है, थोड़ा और कर देता हूँ, हाँ ये। तो देखिए स्टूडेंट, ये अब आपका आ चुका है 22 नंबर क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस को किया है वो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। महावीर के जीवन और उनकी शिक्षाओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, कितने शब्दों में लिखना ये तो आपको इसमें पता चल जाएगा। इनके बारे में हम चलिए बात कर लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, प्रश्न खंड खा में प्रश्नोत्तर संख्या 22 के अंतर्गत आता है। इसका उत्तर देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम ब्रेकट में वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातृग कुल के मुखिया थे। माता त्रिशला लिच्छावी राजा चेटक की बहन थी। यहाँ पर देखिए राजा चेटक की क्या थी, बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अरुणुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नदीन वर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को अपनाया। यानी यहाँ पर देखिए जो उनके बड़े भाई थे नदीन वर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को अपनाया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इनको यहाँ पर देखिए जुम्बिक ग्राम के समीप ऋतु पालिका नदी के तट पर यहाँ पर देखिए साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर जिन ब्रेकट में देखिए विजेता आहर्त पूज्य और निर्णत बंधन मुक्त कहलाए। ठीक है, बंधन मुक्त कहलाए, इसमें 22 नंबर क्वेश्चन में है। उसके बाद में देखिए इसमें और है कि महावीर की शिक्षाएं के बारे में। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार है कि जैन धर्म के अनुसार मानव जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। इसे प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न का पालन करना नितांत आवश्यक है। ये 3 रत्न है। सबसे पहला देखिए इसमें समयक ज्ञान अर्थात अज्ञान दूर करके ज्ञान प्राप्ति की दिशा में प्रयत्न करना। ज्ञान की प्राप्ति तीर्थकारों की उपदेशों का अनुसरण करने यहाँ पर देखिए अनुसरण करने से ही सहायक ही हो सकती है। और दूसरा है समयक दर्शन ब्रैकेट में ध्यान अर्थात तीर्थकारों में विश्वास रखना तथा सत्य की प्रति श्रद्धा रखना। तीसरा समयक चरित्र आचरण अर्थात अच्छे आचरण अथवा कार्य करना। चौथा है जैन धर्म के अनुसार संपूर्ण विश्वास यहाँ देखिए प्राणवान है। सृष्टि के कण कण में चाहे वो जड़ है या देखिए जड़ है या चेतन आत्मा का निवास है।
ठीक है। और इसमें देखिए जैन धर्म के मान्यता के अनुसार मनुष्य के कर्म ही उसके जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को निर्धारित करते हैं। भैया आपके कर्म ही आपका जन्म और पुनर्चक्र का निर्धारण करता है। और यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट बताया गया था, लेकिन मैंने 4 लिख दिया है, तो इस पर आप संकोच मत कीजिएगा, आप 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। उसके बाद में चलिए मैं दिखा देता हूँ अगला क्वेश्चन, इनमें से किसी एक को करना था पेपर में। उसके बाद में देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सूफीवाद क्या है, इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 7 नंबर आपको यहाँ पर दिया जाएगा प्लस 3 नंबर, यानी टोटल 10 नंबर दिया जाएगा अथवा करके। और यहाँ पर मैं दिखा दूँ 23 नंबर क्वेश्चन किया है मैंने कि सूफीवाद क्या है, इसके मूलभूत सिद्धांत को वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका भी मैं आपको उत्तर दिखा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, इसका उत्तर देखिए 23 में कि सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वो है, यहाँ पर देखिए तस्यफ। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार ये शब्द सूफ से निकलता है जिसका अर्थ ऊन है। ये उस खुरदरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे। अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति से आप देखिए सफ़ा से मानते हैं जिसका अर्थ है साफ। ये भी संभव है कि ये शब्द सफ़ा से निकला हो, जो को पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, जहाँ यहाँ पर देखिए जहाँ निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होती थी। ठीक है, उसके बाद में देखिए सूफीवाद के जो क्वेश्चन दिया कि सूफीवाद के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इसमें देखिए क्या है, सूफीवाद के प्रमुख धार्मिक विश्वास एवं आचरण निम्नलिखित है। सबसे पहला है सूफी एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार परमात्मा एक है जिसे वे अल्लाह कहते हैं। परमात्मा एक है जिसे वो क्या कहते हैं भैया, अल्लाह कहते हैं। इसमें और है, देखिए दूसरा पॉइंट इसमें, अल्लाह के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण सूफी मत का एक प्रमुख सिद्धांत है। उनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपना सर्वस्व अल्लाह को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वो अल्लाह की रहमत प्राप्त कर सकता है। तीसरा पॉइंट इसमें कि सूफी मत पीर, देखिए सूफी मत पीर अथवा गुरु को सर्वाधिक महत्व देता है। पीर अपने मुरीदों शिष्यों को अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बताता है। और चौथा पॉइंट इसमें देखिए, सूफी सच्चे दिल से नमाज पढ़ने पर यहाँ पर देखिए अत्यधिक बल देते हैं। उनके अनुसार नमाज के द्वारा ही मनुष्य अपनी आवाज़ अल्लाह तक पहुंचा सकता है। और पांचवा पॉइंट है, सूफी मानव मात्र ही सेवा कर्म करना परम धर्म समझते हैं। उनके अनुसार सभी मनुष्य सामान्य हैं और अल्लाह के बंदे हैं। वही मनुष्य अल्लाह को सबसे प्यारा है जो उसके बंदों को प्यार करता है। ठीक है, जो उसको बंदों को क्या करता है, प्यार करता है। उसके बाद में देखिए अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो ये सभी क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि अभी आपका पेपर 2 दिन बचा है, तो सारे क्वेश्चंस को पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए अथवा और उस पर मत जाइएगा, क्योंकि पेपर में किस तरह से करना ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपकी विस्तृत उत्तरीय के, तो इसको तैयार कर लेना है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन पर निबंध लिखिए। ये नहीं समझ में आ रहा तो अथवा करके हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख करिए। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। मैंने अथवा करके आप लोगों को बताने के लिए मैंने ये वाला किया है क्वेश्चन, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से। ये देखिए मैंने अथवा करके ये वाला किया है स्टूडेंट, कौन सा मैं आपको दिखा दूँ। हाँ जी हाँ, मैंने इसके पतन के कारणों के बारे में बताया है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला, कुछ विद्वानों यथा हीलर, गॉर्डन चाइल्ड, मेके, पिगट आदि के अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमणों द्वारा हुआ। अमेरिकी इतिहासकार केनेडी ने सिद्ध कर दिया कि मोहनजोदड़ो के नरकंकाल मलेरिया जैसी किसी बीमारी से ग्रस्त थे। दूसरा पॉइंट इसमें, एक आधुनिक मत यह है कि इस सभ्यता ने अपने साधनों का ज़रूरत से ज़्यादा व्यय कर डाला जिससे उनकी जीवन शक्ति नष्ट हो गई। और तीसरा पॉइंट इसमें भैया, रूसी विद्वान एम दिमित्रिएवी का मानना है कि सिंधु सभ्यता का विनाश पर्यावरण में अचानक होने वाले किसी भौतिक रासायनिक विस्फोट या अदृश्य गाज के कारण हुआ। इस अदृश्य गाज से निकली हुई ऊर्जा तथा ताप यहाँ पर देखिए 15,000 सेल्सियस के लगभग मानी जाती है, जिससे दूर दूर तक सब कुछ विनष्ट हो गया या नाश हो गया, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं, नाश ही कह सकते हैं। उसके बाद में देखिए चौथा पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के पतन का प्रधान कारण बाढ़ ही माना जाता है। मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मेके ने चन्हूदड़ो तथा SR राव ने लोथल के पतन का प्रमुख कारण माना है। पांचवा पॉइंट देखिए, मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में प्रशासनिक
यहाँ पे देखिए शिथिलता के लक्षण परिलक्षित होने लगे थे। अब मकान व्यवस्थित ढंग से नहीं थे तथा उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग भी अधिक होने लगा। अतः यहाँ पर देखिए अंततः सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। 6 नंबर देखिए पॉइंट कि अमेरिकी इतिहासकार KUR केनेडी का विचार है कि मलेरिया जैसी किसी महामारी से सिंधु सभ्यता की जनसंख्या नष्ट हो गई। 7वां पॉइंट है कि भूतात्विक परिवर्तनों के कारण नदियों के मार्ग बदल गए, जिससे लोगों को सिंचाई, पीने के पानी आदि का अभाव हो गया और शाश्वत प्रदेश इसका उदाहरण है। इस कारण लोग यहाँ से अन्य स्थानों पर चले गए। तो भैया कई सारे मत हैं, कई सारे वो हैं भैया मिथ्य, ठीक है, जो कि अलग अलग इतिहासकार जो है इतिहासकार अपने अपने शब्दों में इसका उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से भैया आप लोग देख रहे हैं कॉपी लिखने का तरीका भी आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर के साथ में पता चल रहा होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है 25 नंबर और पूरा क्वेश्चन आपके ऐसे ही पूछे जाएंगे स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। देखिए निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए ऐतिहासिक तिथि है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके ऐतिहासिक तिथियों के बारे में बताया गया है। देखिए 8 नंबर के अंतर्गत आता है प्रश्नोत्तर संख्या 25 के अंतर्गत। देखिए 185 ईसा इससे पूर्व में क्या हुआ था, तो ये देखिए मौर्य साम्राज्य का पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंत 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में जन्म, 375 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बना, 539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं शेरशाह से पराजित हुआ और 1780 ईस्वी में यहाँ पे देखिए हैस्टिंग द्वारा प्रत्येक डिवीजन में दीवानी आंदोलन खोलने की व्यवस्था की गई। फिर 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन हुआ और 1918 ईस्वी में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ। तो ये टोटल जो 10 आपके ऐतिहासिक तिथि होते हैं, ठीक है, ऐतिहासिक तिथि और घटनाएं होते हैं। इस दिन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना रहता है, कॉपी में कुछ इसी तरीके से लिखना रहेगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को भी लिखिए और सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है, चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उसके नाम भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए स्टूडेंट कालीबंगन हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ही वह स्थान जहाँ श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में जो है अर्जुन को उपदेश दिया था, तो कुरुक्षेत्र हो जाएगा हरियाणा में। तीसरा है वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो वो आपका हो जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज। और चौथा क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ पर स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ, तो वो आपका हो जाएगा कलकत्ता। 5वां क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ पर इमामबाड़ा स्थित है, तो लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। इसको भैया मानचित्र में मैंने दर्शाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कालीबंगन कुरुक्षेत्र, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा इलाहाबाद, चौथा लखनऊ, 5वां आपका कोलकाता, ठीक है। 5वां यहाँ पर देख सकते हैं ये लखनऊ आपका हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन को मैंने मैप में भी दर्शाया है और मैप में भी ऐसे तरीके से दर्शाना होगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि मैंने पूरे पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को करा दिया है, सभी क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया हुआ है और इसी तरीके से आप लोगों को इतिहास के हर एक प्रश्नों का उत्तर देना होगा कॉपी में, ठीक है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही था। इसी तरीके से और भी वीडियो पाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, और वीडियो को अपने 2 दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगा इस चैनल पर। तो मिलते हैं स्टूडेंट नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।